So our today's topic is talent acquisition and retention. I asked a question if somebody wants to add into what is talent acquisition या आपको retention या talent acquisition से क्या समझ आता है. If anybody wants to add in, तो you are most welcome. नहीं तो हम इसको आगे लेके चलते हैं. If somebody wants to add in, please go ahead. मैम मैं कुछ बोलूं? जी sure. मैम talent acquisition and retention means like retaining talents या जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं जो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस होते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा दूसरे मार्केट में भी उनकी एक वैल्यू होती है. लोग कोशिश करते हैं उनको एक तो रिटेन करने की. अगर वो हमारे एम्प्लॉयज हैं तो यूजुअली हम कोशिश करते हैं उनको रिटेन करने की कि किसी न किसी बेनिफिट्स के थ्रू उनको हम अपने पास ही रखें. और इन केस दूसरी कंपनीज में हमें पता होता है कि लाइक ही इज बेस्ट इन क्यूए या ही इज बेस्ट इन क्यूसी डिपार्टमेंट, तो हम उनको रिटेन करने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो हमारे पास हम उन्हें हायर कर लें या उनको ऐसी फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड करते हैं जिससे वो उनको हम हायरिंग रिक्रूटमेंट या उनको अट्रैक्टिव करते हैं अपनी तरफ के. उनको ऐसे बेनिफिट्स या उनको ऐसी हम ऑफर देते हैं जिससे वो रिटेन हो जाए हमारे पास. ठीक है, गुड. एंड सो दिस इज रिटेंशन एंड टैलेंट एक्विजिशन से कुछ समझ आता है? मिस उस टैलेंट एक्विजिशन का से भी रिलेटेड यही होता है कि लाइक अट्रैक्टिंग के उसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा बंदा रिटेन कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड है, उसको टॉप टैलेंट्स हम हायर करने की कोशिश करते हैं. या जो पोजीशंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं हम कोशिश करते हैं जो बेस्ट पॉसिबल पोजीशन मतलब बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट जो हमने इंटरव्यू कराएं उसको जो क्वालिफाइड कर रहा है उस पोस्ट के लिए हम उसको हायर करें. थैंक यू सो मच. Thank you, Aisha. Thank you. Thank you for your contribution. I really appreciate when you speak, so you contribute and फिर हमें मजा आता है आगे पढ़ाने का भी. So how recruitment works? Finding and hiring the right person is critical. Here's what's involved. हम बहुत आराम से कहते हैं ना, right person for the right job. Is it that easy? Those who are doing recruitment, is this that easy to have a right person for right job? So there's a proper process that how we recruit a person and then how to recruit a right person. So there's a process behind all the recruitment. So today we are going to discuss that कि कैसे आप start करते हैं. सबसे पहले आपको तो you post job description on job site, social media, internally. आप या तो इंटरनली को जॉब ओपनिंग होती है ऑफर करते हैं, फिर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, और दूसरी जॉब साइट्स हैं जैसे रोजी है, लिंक्डइन है, और इस तरह से बहुत सारी अभी और जॉब साइट्स हैं, मॉन्स्टर है, गल्फ जॉब्स है. डिफरेंट जॉब्स की साइट्स हैं जिन पे आप अपनी सीवीज अपलोड करते हैं और उससे आपको उस पे पोस्ट आती हैं जिसपे आप हायरिंग के लिए यू कैन अप्लाई. नंबर 2 क्या होता है? डोंट फॉरगेट कंपनी एड्स, सर्च इंजन एड्स, बिलबोर्ड्स, एम्प्लॉय रेफरल एंड बोनसेस. ये भी एक चीज है कि जो हम जो कंपनी के एड्स होते हैं दे आर इम्पोर्टेंट. यू डू हैव टू सोशल मीडिया अवेयरनेस, या फिर आपके बिलबोर्ड्स हैं या जो भी कंटेम्प्रेरी जो अवेयरनेस या जो मार्केटिंग का टूल चल रहा है उसको यूज करें. करंटली बिलबोर्ड्स का इतना नहीं, ज्यादा बिलबोर्ड्स पे लोग नहीं जाते. पीपल नॉर्मली गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग. सो दैट इज वेयर विच इज इम्पोर्टेंट कि हम हमारी जो जॉब पोस्ट जो रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पोस्ट हो रेगुलरली. फिर स्क्रीन दी प्रोस्पेक्ट. सम कंपनीज यूज AI फॉर दिस. AI कैसे आप करते हैं? जैसे आप जब आप ऑनलाइन आपके पास HRMS है तो यू कैन हैव दैट AI ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, जिसमें आपकी रिक्रूटमेंट और स्क्रीनिंग आसान हो जाती है. और उसमें आप कुछ कीवर्ड्स डाल देते हैं तो वो जब आपकी सीवी जिसे आप कहते हैं कि जो प्रोस्पेक्ट सीवीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाती हैं, और वो जिसे आप कहते हैं कि आप उसको सीव करके सामने ले आते हैं.
Then schedule interviews and help hiring managers prep if needed. इंटरव्यू स्केड्यूल करना उसका प्रॉपर प्रोसेस है, दैट हाउ डू यू स्केड्यूल एन इंटरव्यू, एंड उसके लिए अगर पैनल है तो हाउ डू यू हैव टू सिलेक्ट द पैनल, एंड जो मैनेजर है जिसने हायर करना है, इफ ही नीड सम असिस्टेंस तो उसको वो असिस्टेंस देनी है बिफोर द इंटरव्यू स्टार्ट्स. Then discuss the merits of the candidates, choose a finalist and extend a job offer. अब मेरिट्स देखते हैं किस मेरिट पे आपको चाहिए. फिर आप जब आप डिस्कशंस हैं, पैनल डिस्कशन है, पैनल इंटरव्यूज हैं, फिर आप शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर शॉर्टलिस्ट को आप एक जॉब ऑफर भेजते हैं. इन्फॉर्म एंड डीब्रीफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स. कुछ ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन है कि इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड तो आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता, और आप बस नहीं है तो बस नहीं है, और जिसको आपने सिलेक्ट किया सिर्फ उसको हमें कॉल कर देते हैं या ईमेल कर देते हैं. दिस इज द ओनली. बस नाउ जब से HR जब ऑटोमेटेड हो गया तो बहुत सारी कंपनी से एक ऑटोमेटेड ईमेल आपको आ जाती है फॉर रिजेक्शन एज वेल. देन ऑनबोर्ड न्यू एम्प्लॉइज. फिर जब आपने हायर कर लिया तो ऑनबोर्डिंग न्यू एम्प्लॉय की कैसे करनी है, दैट इज अगेन दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस. सो we have to follow this process to understand how recruitment works. Then tips for effective talent acquisition strategies. Talent acquisition क्या है? अब talent acquisition आप देखें दो parallel lines पे चल रहा है. बिजनेस स्ट्रैटेजी है, टैलेंट स्ट्रैटेजी है, बीच में टैलेंट एक्विजिशन है, फिर टैलेंट रिजल्ट है, फिर बिजनेस रिजल्ट है. अब इन चार चीजों को हमने लिंक करना है. सो सबसे पहले आपके पास एडवाइजरी है, फिर रिक्रूटमेंट है, और फिर उसके बाद प्लान स्ट्रैटेजी है, फिर प्रोसेस एक्सीलेंस है, फिर कंप्लायंस है. सो एडवाइजरी, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, प्रोसेस एक्सीलेंस एंड compliance. These are all together on one line, and then we have employment, branding, outsourcing, tools and technology, matrix and analytics, and talent segmentation. All these things, when we are going to discuss this today, by the end of this session, you will understand that how all these things are linked with each other. एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है, फिर रिक्रूटमेंट क्या होती है, हाउ डू यू प्लान, एंड स्ट्रैटेजी क्या है उसकी प्लानिंग की, एंड देन प्रोसेस एंड एक्सीलेंस पे हम जाते हैं. सो टैलेंट एक्विजिशन एंटर सब हेडलाइन, मतलब इसको आप इधर से देखें कि हम किधर से हम इसको लेके चल रहे हैं. स्पेसिफाई आपने क्या करना है, रोल स्पेसिफिकेशन. टैलेंट एक्विजिशन का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड द राइट टैलेंट. कैसे आप करेंगे, रोल स्पेसिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद उसकी मार्केट मैपिंग होगी प्रोफाइल की, देन यू हैव टू इंगेज, शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, फिर एक्सेस कैंडिडेट प्रेजेंटेशन होगी, एंड रिटेन के बाद ट्रांसलेशन होगी. सो स्पेसिफाई में हमारे पास क्या कुछ होगा, रोल स्पेसिफिकेशन होगी, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क होगा, टारगेट कंपनीज होंगी, एंड जियोग्राफिकल स्कोप होगी. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पोजीशन ओपन हुई है फॉर डेवलपर की या IT स्पेशलिस्ट की, तो उसकी रोल स्पेसिफिकेशन में उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगी. सो वी हैव टू शेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन. कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, अब उस पोजीशन के ऊपर है कि फॉर विच पोजीशन वी आर हायरिंग. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर हायरिंग फॉर मैनेजरियल पोजीशन, और इफ यू आर हायरिंग फॉर एन ऑफिसर पोजीशन, और a coordinator or an assistant manager. So the role specification is very important कि किस रोल के लिए आप हायर कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क क्या है. जो रोल है आपका, लाइक अगर मैनेजर लेवल का रोल है तो उसका कॉम्पिटेंसी लेवल भी फर्क होगा. देन यू टारगेट कंपनीज, कौन सी कंपनीज हैं जिनसे आपको वो राइट टैलेंट मिल सकता है. हम बात करें IT स्पेशलिस्ट की, तो IT स्पेशलिस्ट हमें कौन सी अच्छी कंपनीज में मिल सकता है. वी हैव टू थिंक दैट कि अगर हमें वो मिल सकता है, टेलकोज से मिल सकता है, IT सोल्यूशन से मिल सकता है, कौन सी कंपनीज हैं जिनके पास अच्छा टैलेंट है. सो उनको आपने टारगेट करना है. देन जियोग्राफिकल स्कोप, कि अगर आपके पास इस्लामाबाद में जॉब करनी है, आपने कराची में जॉब करनी है, आपने लाहौर में करनी है, तो जाहिर है आपको लाहौर जिस शहर में जहाँ पे आपको वहां के लिए चाहिए, अनलेस यू आर प्रोवाइडिंग एन ऑनलाइन प्रपोजिशन. सो दिस इज अगेन जियोग्राफिकल स्कोप में ये भी आ जाता है कि दिस पोजीशन इज ऑनलाइन और इज दिस पोजीशन इज इन पर्सन. तो दिस इज हाउ यू स्पेसिफाई फॉर योर टैलेंट कि कौन सा टैलेंट हमें चाहिए. फिर प्रोफाइल क्या चाहिए.
मार्केट मैपिंग ये है कि मार्केट में कहाँ आप स्टैंड करें उस पोजीशन पे। देन कैंडिडेट की प्रोफाइलिंग क्या है, क्या कैंडिडेट उस प्रोफाइल पे आ रहा है जो आपने मार्केट मैप एक बनाया है कि मार्केट में इस पोजीशन के लिए ऐसे लोग बैठे, तो उस कैंडिडेट की प्रोफाइल, हमें किस प्रोफाइल का इंसान कैंडिडेट चाहिए फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब रोल। देन एंगेज, फिर शॉर्ट लिस्टिंग करनी है एंगेजमेंट में आपने। फिर सेलिंग दी प्रेपोजिशन कि कौन सी प्रेपोजिशन आपको रिक्वायर्ड है, क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है, फिर उसको शॉर्टलिस्ट करके आपने वो प्रेपोजिशन बतानी है। देन असेस कैंडिडेट प्रेजेंटेशन, कि कैंडिडेट अपना वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है, उसको आपने उसकी प्रेजेंटेशन देखनी है, आपने उसे फिर आपने उसे कैंडिडेट की असेसमेंट कैसे करनी है, इज देयर एनी क्राइटेरिया, आपके पास कोई इंडिकेटर्स हैं, कोई मार्कर्स हैं, या कोई आपके पास रूब्रिक्स हैं जिनके ऊपर आपने उस कैंडिडेट को असेस करना है, तो उसकी असेसमेंट कैसे आपने करनी है। देन इंटरव्यू, क्लाइंट इंटरव्यू, क्या आपने उसका इंटरव्यू जो आपने उसका लिया तो उस इंटरव्यू के क्या पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आप उसको सिलेक्ट करेंगे। देन रेफरेंसिंग, इंटरव्यू के बाद आप एक रेफरेंस चेक होता है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द रेफरेंस चेक इन द पोजीशन विच यू आर ऑफरिंग। फिर आपने वो देखना है कि इफ इट इज अ सीनियर पोजीशन यू ऑलवेज गो फॉर द रेफरेंस, तो आपने देखना है कि रेफरेंस चेक करें उसका, या वो जो कैंडिडेट है ऑलरेडी किसी रेफरेंस से आ रहा है, so you have to see the reference as well. Then personal questionnaire, आप उनको एक क्वेश्चनर दे सकते हैं, कुछ डेमो उनसे पूछ सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, डिपेंड ऑन द जॉब व्हाट यू आर ऑफरिंग। लाइक अगर हम आईटी स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं तो आप उन्हें कोई ऑन द स्पॉट कोई काम दे सकते हैं, कोई डेवलप करने के लिए कोई चीज दे सकते हैं। सो और द क्वेश्चनर यू कैन डिस्कस। उसके बाद फिर आप उसको ऑफर को प्रोसेस करेंगे, फिर रिटेन करने के लिए ट्रांजिशन होगी, फिर ओरिएंटेशन होगी उसकी, एंड न्यू मैनेजर सिमुलेशन होगी, एंड देन कोचिंग। ये रिटेंशन के सारे एरियाज हैं कि जब रिटेंशन हमने कैसे करनी है, जहाँ पे प्रोसेस के बाद जब वो ज्वाइन कर लेगा उसके बाद हम रिटेन पे जाएंगे। ओके अब ये जो पोजीशन ग्रीन एचआरएम को, ग्रीन को आप कंपनी का नाम समझ लें, ठीक है। सो इट इज एचआरएम, हाउ इट वर्क्स, ग्रीन एचआरएम कैसे काम कर रहा है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। ग्रीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की, उनकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे है, फिर उनकी ओरिएंटेशन है। ग्रीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन, क्योंकि परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट और इवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट कैसी है। फिर कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स क्या है, लीडरशिप मैनेजमेंट कैसे है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन। ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। अभी हमने करना ये है, बिफोर वी मूव ऑन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द प्रीवियस स्लाइड। So इस slide के ऊपर I want you to how many of you are present today on at the moment? So we are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we are 9. So we can have two groups and we can work on this recruitment slide. This one. So before we move on, आप सिर्फ इसके ऊपर एक हम ब्रेकआउट रूम्स में जाते हैं और हम एक रोल स्पेसिफाई करते हैं। You have to discuss that for which role you are looking for. आपने उसमें ये डिसाइड करना है कि whether it's a managerial role, is it a startup role or senior management है और director level, which level you are looking for, and then all these areas आपने रिटेन को छोड़ देना है और बाकी सब चीजों की स्पेसिफिकेशन बनानी है फॉर वन स्पेसिफिक रोल। सो लेट्स मंसूर साहब, कैन वी हैव ब्रेकआउट रूम्स? जी बिल्कुल कर सकते हैं इसको, ब्रेकआउट रूम को। हाँ मैं ब्रेकआउट रूम्स दे दें ताकि हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो इस स्लाइड के ऊपर आई गिव यू 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स जिस पे आप अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लें ताकि अगली स्लाइड के ऊपर हम उस पर रिलेट करेंगे। एनालिसिस करके हम ब्रेकआउट रूम में मैं बाइफरकेट करने लगा हूं टू रूम से। मैंने कहा था वो कभी भी इस फील्ड से नहीं इस्लाम का
आप इस स्लाइड की मूवीज का वक्त स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूवीज इतनी बड़ी लंबी स्टोरी को 90 मिनट्स में खत्म करना, which is why the speed of
It's okay. So we are back. So I was listening to the breakout room जिसमें मैं थी. There was a very good discussion going on. So who would like to share the findings कि आपने किस लेवल के लिए रिक्रूटमेंट के लिए डिस्कस किया और what were the findings? Were you all on one page or they were or different industries का different तरीका है hiring का? So let's discuss with in the room which I was. Aisha was leading. So Aisha, would you like to share? Yes, ma'am. जो मिस हमने स्पेसिफिकेशन ली थी वो रोल की, वो मैनेजर रोल है. एंड हम चारों जो थे वो अलग अलग फील्ड्स के थे. तो हमने एक फील्ड डिसाइड की थी फार्मास्यूटिकल, जो मेरी है. और हमने उसमें प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइड किया था कि हम प्रोडक्शन मैनेजर को हायर करना चाह रहे हैं. तो उसकी प्रोडक्शन मैनेजर में भी हमारे पास पार्ट्स होते हैं, लाइक डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, लाइक टैबलेट डिपार्टमेंट, लिक्विड डिपार्टमेंट, सिरप डिपार्टमेंट. तो हमने टैबलेट डिपार्टमेंट मैनेजर डिसाइड किया था कि हम उनको हायर करेंगे. उनकी क्वालिटीज में इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, डेवलप टीम के लिए, टीम डेवलपमेंट के लिए वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए. और उसके अलावा हमारी जो हमारा जो टारगेट कंपनी थी, टारगेट कंपनीज में हमने जो डिसाइड किया था वो गेट्स फार्मा, सामी फार्मास्यूटिकल एंड सर्ल. ये हमारी टारगेट कंपनी थी जिससे हमने रिटेन करना था या जिससे हमने एम्प्लॉइज को लेना था. So just stay here. So when you talk about the target companies, so what do you understand? Like क्या हम target companies से लोगों को तोड़ के लेकर आते हैं या हम target companies को कैसे यूज करते हैं? मिस हम तो तोड़ के लेकर आते हैं फार्मास्यूटिकल में. जो सिंपल सच बोलूंगी मिस, हम लोग तोड़ के लेकर आते हैं. जैसे स्पेशली अगर हमें पता है, क्योंकि हमारी फार्मास्यूटिकल ग्रुप में ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि ही इज एक्सपर्ट इन टैबलेट डिपार्टमेंट. तो लोग कोशिश करते हैं कि ना, ओके इसने एक टैबलेट आई है जो एक्सपर्टीज में और मार्केट में उसकी डिमांड ऐसी है कि लाइक पानी की तरह पैसा मिलेगा आपको. तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं उस बंदे की, हम मैं से आपको फ्रैंकली बताऊंगी, उस बंदे की फिर हम लोग वैल्यू जस्ट देखते हैं कि उसकी अभी मार्केट में वैल्यू क्या लगी हुई है. अगर सच उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है और उसको जो भी फैसिलिटीज मिल रही है, लाइक गाड़ी, पेट्रोल एंड बोनस एंड प्रोविडेंट फंड, तो हम कोशिश करते हैं उससे हम थोड़ा सा और रिटेन करते हैं. लाइक यू आर अर्निंग 1 लाख, नो इशू, हम आपको 1.5 लाख देने के लिए तैयार हैं. सही है. आपके पास ये गाड़ी है, आपके पास ये गाड़ी है, हम यह गाड़ी देने को तैयार हैं. तो हम लोग इस तरह उसको रिटेन करते हैं. So this is the most traditional and effective way. हम सब ही ऐसे करते हैं जो भी रिक्रूटमेंट में होता है. अगर वो अपनी जो मार्केट मैपिंग होती है, मार्केट मैपिंग यही होती है कि आप देखते हैं उस बंदे की वैल्यू क्या, फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं कि आपको बंदा, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, देन यू see the retention as well कि उस बंदे की कंसिस्टेंसी कितनी है किसी एक कंपनी में काम करने की. Good findings. So दूसरे ग्रुप में से anybody wants to share? यस मैम. जी मैम, हमने जो डिसाइड किया था जिस स्पेसिफिक रोल के लिए हम हायरिंग करेंगे वो आईटी मैनेजर का था. क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी हमारे रूम में मौजूद थे या हमारे पास जितनी भी कंपनीज हैं उसमें आईटी का एक सेक्टर हमेशा मौजूद होता है. ठीक है. टू सपोर्ट द डिपार्टमेंट एंड ऑल. तो वी डिसाइड टू हायर ए आईटी मैनेजर. अब उसमें हमने स्पेसिफाई किया कि जो ये जो रोल है इसको बिल्कुल इसी तरह के हम सबसे पहले तो इस रोल को डिफाइन करेंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, व्हाट वुड बी द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द रोल एंड सर्टिफिकेशन एज वेल, जो कि इसके फाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है. एंड देन फॉर टू फाइंड आउट द बेस्ट कैंडिडेट हम हेड हंटिंग करते हैं. उसमें ये कि हमने कुछ कंपनीज को टारगेट किया, लाइक काउंटर सॉफ्टवेयर और
इनोवेटिव सॉल्यूशंस और जो भी मतलब आईटी फील्ड से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, उससे हमने हर हेड हंटिंग की टू फाइंड आउट द बेस्ट, और देन नेगोशिएशन होती हैं। ऑफ कोर्स हम उस बंदे को अप्रोच करते हैं, वी वांट टू नो अबाउट द कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स व्हाट ही इज एंड शी इज अवेलिंग, और फिर उसे उसी तरह नेगोशिएट करते हैं दैट वी आर looking for this profile and we find that you are fit to it, तो what would be the salary you want। तो इस तरीके से हम फर्दर उसकी इवैल्यूएशन करने के बाद जो पैकेज ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है फॉर दैट पोजीशन, क्योंकि मैनेजर आईटी अगर हम उसी आईटी फील्ड के अंदर रहते हुए कंसल्टेंट की तरफ चले जाएं तो दे आर वेरी डिमांडिंग इन मार्केट, क्योंकि वो ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर्स इंप्लीमेंट करवाते हैं कंपनीज के अंदर। तो उस रोल से रिलेटेड कोई अगर हम सर्च आउट करते हैं तो उसको हम इवेल्युएट करते हैं दैट व्हाट यू आर अर्निंग राइट नाउ, फिर हम अपने बजट के लिहाज से उसे फिर नेगोशिएट करते हैं, देन वी विल पे द ऑफर एंड कि हम ये आपको पे कर सकते हैं if you are interested, तो हम आपके इंटरव्यू थैंक यू आकार। सो अभी हमने दो जगह फाइंड, आपकी भी फाइंडिंग सिमिलर है, द सेम द अदर ग्रुप डिड। So जब हम we are looking for the right person, जब हमें right, why do you need a right person at that right job? मतलब जो भी आपने जॉब की उसके लिए आपको एक खास आदमी चाहिए, खास कैंडिडेट चाहिए। Why do we need that a specific candidate for that job? उसका आपकी कंपनी को क्या फायदा होता है? देखिए, अगर हम बात करें कि कोई स्पेसिफिक रोल हो या कोई भी रोल हो, उस पर हम क्यों चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक बंदा आके उस पर काम करना शुरू करे, क्योंकि उसकी एक्सपर्टी उस पे होती है, वो उस डोमेन को जानता है बहुत बेहतर तरीके से। एक जर्नलिस्ट है, वो चीजों को बहुत अच्छी तरह जानता होगा, लेकिन उसकी एक्सपर्टी 100% उस जगह पे नहीं हो सकती। सपोज कि अगर मैं एक एचआर जर्नलिस्ट की बात करूं तो ही वर्क इन वो उसमें भी काम कर रहा है, टीए में भी काम कर रहा है, वो ओडी के डोमेन में भी काम कर रहा है, वो ऑपरेशंस को भी देख रहा है, वो देख तो सारे डोमेन्स रहा है, बट उसकी जो 100% कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड किंग ऑफ मैन, कि वो वाला एक एग्जांपल होती है। तो स्पेसिफिकली किसी पोजीशन के लिए अगर हम कोई बंदा सर्च आउट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उस पोजीशन में वो बंदा आके बैठे जो उस डोमेन को बहुत अच्छी तरह जानता है एंड ही नोज कि उसे किस तरह और इम्प्रूव करना है। तो फॉर दैट पर्पस हम स्पेसिफिक बंदे को एक रोल पे हम सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू। जब हम जो भी हमने डिस्कशन कर रहे हैं, हमें स्पेसिफिक चाहिए, वो हमें इसलिए चाहिए बिकॉज वी वांट अ बिजनेस टू बी डेवलप्ड। जी फैसल, डू यू वांट टू शेयर? जी मैम, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि राइट बंदा इसलिए चाहिए होता है कि आपकी जो टाइम होता है ना ट्रेनिंग के दौरान जो रिक्वायर्ड होता है वो आपका बहुत मिनिमाइज हो जाता है और वो प्रोडक्टिव जो है वो जल्दी हो जाता है बंदा। बिल्कुल। सो your candidate become more productive and in the end आपका business development में वो help करता है, जो हमारा main goal होता है to develop the business and to earn more. So this is how we understand the basics of talent acquisition. Let's move on that further how we are going to go about it. So we were talking about ये फ्रेमवर्क है, कंपनी है ग्रीन, उसका एक फ्रेमवर्क है, जो जो चीजें वो उसमें देखते हैं फॉर talent acquisition. Now, talent acquisition strategies क्या होती हैं? अब there are different strategies कि जिनको लेके अभी आपने जितनी सारी डिस्कशन की है, अब इन सब चीजों में आपने सारा कुछ किया होगा। लाइक गोल अलाइनमेंट, सबसे पहले तो आपका गोल और जो कैंडिडेट है उसका शेयर्ड गोल होना चाहिए। यू नीड टू डिस्कस द गोल विद द एम्प्लॉई व्हेन यू आर हायरिंग that person for specific role. You have to tell the mission and the vision of your company to the person so that goal should be aligned with you. The person should know what do you expect from that specific candidate for that specific role. Then data and marketing पे हमने डिस्कस कर लिया that how, then outreach जो भी आप लोगों ने सबने डिस्कस किया, that is outreach. You go out, you see market mapping करते हैं, then you see that what is available in the market for your for that specific role for which you are hiring. And then branding, employee branding होती है, you or your own branding that helps you in finding the right talent. Then corporate social responsibility, that is again when you go for some talent को अपने पास attract करने के लिए, the person will see that how well you are. So these are the things which are very important to retain that employee or to that make that employee join you. That is
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने करी आपकी कंपनी, क्या बेनिफिट्स आप प्रोवाइड करेंगे टू दैट पर्सन, एंड उसकी जो है डेवलपमेंट के ऊपर और उसकी ट्रेनिंग के ऊपर आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, एंड वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है. आर यू प्रोवाइडिंग देम सम फ्लेक्सिबल आवर्स, आर यू प्रोवाइडिंग देम सम वेकेशंस, और या आपका कोई आने जाने का कोई टाइम है, और या फिर आप स्पेसिफिक रेजिमेंटेड टाइम के साथ चल रहे हैं. So all these things are also also part of the strategies of finding the right person for the right job. Then example of talent acquisition jobs. जॉब अलर्ट मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन. अब आपको मैनेजर चाहिए टैलेंट एक्विजिशन के लिए. की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अच्छा, बिफोर आई गो ऑन टू दिस, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज बहुत स्पेसिफिक नजर आएगी, वो ये है कि ये हमने एचआर से रिलेटेड एक डिस्कस किया. लाइज विद बिजनेस रिगार्डिंग एचआर नीड्स एंड एंडेवर टू मेंटेन अ पार्टनरिंग रिलेशनशिप. ये की रिक्वायरमेंट है मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन की. फिर प्रोवाइड गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू मैनेजर्स एम्प्लॉइज ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हायरिंग पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस. And then develop sourcing matrix and KPIs. Track analytical data regarding all facts of sourcing effectiveness. Then streamline the hiring and onboarding process and conduct exit interviews to identify reasons for employee termination or resignation. जब आप ये रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि टैलेंट एक्विजिशन का रोल क्या है, एंड उस रोल में जब ये रोल आप समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें हैं विच मेक दैट रोल इम्पोर्टेंट इन एचआर. इन्होंने जो रिक्वायरमेंट हमने इसमें डाली भी है, ह्यूमन रिसोर्स ग्रेजुएट, 6+ ईयर एक्सपीरियंस, डेट 30th April 2022, head office Karachi. So this is one ad which you can put in. So इसमें सबसे पहले क्या चीजें, lies with business regarding HR needs and endeavors to maintain a partnering relationship. अभी जब हम टैलेंट एक्विजिशन की बात करते हैं तो हम बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस पार्टनर्स की बात करते हैं. तो टैलेंट एक्विजिशन में जो मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड दैट ही हैज टू develop a relationship with other partner companies so that you'd be able to get the right person for the right job. Then provide guidance and direction to managers कि आपने ह्यूमन रिसोर्स को जब आप हायर कर रहे हैं तो उनकी हायरिंग पॉलिसीज और प्रोसेसेस उनको अपने मैनेजर्स को एक्सप्लेन करना होता है, उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देनी होती है. देन केपीआईज बनाने हैं आपने. ट्रैक एनालिटिकल डेटा रिगार्डिंग ऑल फैक्ट्स इन सोर्सिंग इफेक्टिवनेस, कि क्या जो हम एनालिसिस करना है डिफरेंट चीजें जो चल रही हैं बिजनेस रिलेटेड हैं या एचआर रिलेटेड है, तो उनका एनालिसिस आपने करना है. देन स्ट्रीमलाइन द हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. दीज आर द जॉब रोल्स ऑफ द टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर. इससे भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है फॉर दिस रोल. नाउ आई एम सॉरी, मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन एक और जो हमारे पास है ये अलकरम का है. At least 4 to 5 years of relevant experience required specifically from textile industry, masters in human resource management. The position is based in Karachi. Attractive remuneration will be provided to the right candidate. Share your resume latest by February 7, 2020. Job essentials क्या हैं? Build a talent pipeline to fill future openings. Develop strong relationships with departmental heads to obtain better understanding of position and departmental needs. Lead the talent acquisition team. Develop, implement, and execute a recruiting strategy to fill open positions. Then about the company. So when you talk about these, after going through these 2 slides, what do you understand? कि आपके पास क्या नजर. अब ये एक और है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की करियर अपॉर्चुनिटी है. दिस इज अ वेरी डिटेल वन, जिसको आप इनमें तीनों में से मुझे बताएं कि आप कौन से वाले को पढ़ना पसंद करेंगे. नंबर आप मुझे बता सकते हैं.
this one, or this one? Anyone can say. I know this. This one is a no actually. ये तो बिल्कुल भी नहीं. कोई भी नहीं पढ़ेगा. First This two, is- yeah. Ma'am, that Alkaram one would be fine. Yes. अब इसमें भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं है. when you see this one, तो इसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है कि build a talent pipeline. सबसे पहले टैलेंट एक्विजिशन का काम है कि आपको टैलेंट पूल अपना जनरेट करना है. तो इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें दी हुई हैं जो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर से एक्सपेक्टेड है. Then talent acquisition and retention are both key elements of an HR strategy. Businesses strive to attract the best talent for key roles so that they can be trained and molded into future leaders of the company. This is the basic role of the talent acquisition and retention. Talent acquisition versus talent retention. Both talent acquisition and talent retention are part of the talent management strategy in a company. Therefore, it is difficult to conclude which is more important and more relevant. For instance, according to a white paper, companies are able to create value with a relatively small team of engineers. On the other hand, companies working in the retail or pharmaceutical sectors need a huge sales force, and therefore it is important for them to maintain large sales teams. So, talent retention or acquisition, they're saying the same, that it is very difficult to understand which is more important. Retention is important or the right person is important. If you ask me, you need to have a right person for the right job, and then you have to retain that person to develop your company. 4 ways employers can succeed in talent acquisition and retention. Flexibility on the remote workplace. This is something very new, and people do want to have a remote workplace and flexibility. Compensation management is essential. कि आपकी क्या compensations हैं, कैसे manage करें, what benefits you are providing to the employees. Turn to total rewards. Are you providing them some rewards or some benefits or some bonuses? तो क्या rewards की कोई scheme या और कोई culture है that in your company? Make intangible part of the value proposition. Intangible कैसे होगा? Tangible तो चले reward की form में हो गया. Intangible कैसे होगा? Appreciation, and you need to give them time, importance, discuss about them. So these are the things which help the companies to succeed in talent acquisition and retention. Flexibility on the remote work, compromises and flexibility are needed because employees may look for other opportunities if against their wishes they are forced to return to the office. So when management requires workers to come into an office, they need to communicate a sound business reason for doing so. This is after COVID. During COVID, people understand that they can work remotely and the production can be increased as well when you are working from home or you have a remote workplace. So when after that, when they were called in offices, so many companies, international companies, they faced this problem that employees wanted to stay home and they wanted to work from a remote workplace, जिसकी वजह से उनकी retention में issues आए. Compensation management is essential. Compensation management, especially for smaller employer, can be an afterthought. However, it's important to stay current on compensation in order to improve recruiting and retention. जो नई कंपनीज है उसमें इस चीज के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और वो कंपनसेशन को इतना इंपॉर्टेंट समझते नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे आपकी रिक्रूटमेंट और रिटेंशन दोनों इंप्रूव होती है. Turn to total reward. Presenting compensation and benefits in a total rewards package has become an essential strategy to keep up. Candidates want to know what's behind the job beyond salary, health benefits, and vacation days. They want to know how an employer will foster their professional growth. Professional growth is very important. It is one of the reward what employees are looking for these days. Make intangible part of the value proposition.
Often an organization's culture can be the deciding factor when a candidate decides to accept a job offer. Intangible benefits can make an employer worth joining and are reflected in the organization's value proposition. Okay, so now after discussing this, we are going back to this slide. So now, now what we have to do is when we would like to talk about goal alignment. So let's talk about goal alignment. Let me stop sharing. Now we are going to discuss about it. How many of you agree with this point of goal alignment? क्या आपको लगता है कि the goal should be aligned, or how do you do that in your organization? So let's talk about that, and anyone who wants to join in, please let me know. Then we are, after discussing that, then we are going to have another exercise in which we learn the retention part. हमने पहले recruitment देखा था और retention part हमारा रहता है जिसके ऊपर अभी हमने discuss करना है. So first tell me, what do you understand by goal alignment? अच्छा, I'll discuss with Mansoor Sahab if you are available. Let's discuss on that. मैं बात करना चाहूँगा। Thank you very much. Goal alignment is very much important in this process. जो हम कर रहे हैं ना talent acquisition और talent retention की बात कर रहे हैं, तो एक मैं स्टडी सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी है जो बताती है कि जो एक्विजिशन है उसकी कॉस्ट मोर देन 17% है रिटेंशन से। टैलेंट को रिटेन करना है, तो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब आप जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है, जो जिस पोजीशन के लिए आप हायर कर रहे हो उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो मैच करना, ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं या गोल मैनेजमेंट गोल सेटिंग करते हैं, तो जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है और जो जॉब का रोल है उसके साथ मैच कर रहा हो। टैलेंट एक्विजिशन के अंदर इस स्ट्रेटेजी को मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह से आप गोल अलाइनमेंट को उस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, उस प्रोफाइल के साथ मैच करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो विजन है और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका किस तरह से अलाइन कर रहे होते हैं। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट जब भी आप टैलेंट को एक्वायर कर रहे होते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू प्रोपोजिशन है जिसका हमने डिस्कस किया कि उससे भी प्रोफाइल मैच कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उससे भी प्रोफाइल मैच कर रहा है। जैसे अभी हमारी एक पार्टिसिपेंट है आयशा ने मिसाल दी फार्मास्यूटिकल से हायरिंग करने की, तो फार्मास्यूटिकल में कुछ पोजीशंस होती हैं जो बड़ी की पोजीशंस होती हैं और उस पर रिसोर्स भी बड़े कम होते हैं। मेरा भी फार्मास्यूटिकल का एक एक्सपीरियंस था, तो मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर R&D के अंदर एक मैनेजर को हायर करना था और किसी ऑर्गेनाइजेशन से तोड़ के लेके आना था, जो कि तोड़ के लेके आने की बात की तो, और इस नॉर्थ रीजन में मुझे हायर करना था। तो जब मैं अब कोई ऐसा इस प्रोफाइल का आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही विजिट कर लेना, यानी कि विजिट इस सेंस में कर ले कि आपके ऑफिस का चक्कर ही लगा ले, तो मार्केट के अंदर चे में गुइयां या स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाती है कि भाई इन साहब का उस कंपनी में जाने का मकसद क्या है, किस वजह से गए हैं, और जबकि पोजीशन भी थोड़ी हो, तो उसमें फिर ये करना होता है कि आपको सारी डिस्कशन, सारी निगोसिएशन और सारी बार्गेन कन्विंसिंग उस वक्त करनी होती है जबकि उसने ज्वाइनिंग ऑनबोर्डिंग से भी बहुत पहले उसकी इनिशियल जो प्रोसेस है इंटरव्यू का स्टार्ट करना, उससे भी बहुत पहले ये सारा कुछ करना होता है। और हो सकता है कि सम टाइम आपको आउट ऑफ द ऑफिस जाके उनको मिलना पड़े, ये अप्रोच करना पड़े, इवन इंटरव्यू भी आप उनको बाहर जाके करते हैं किसी और जगह पे जाके ना। तो ये कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो की पोजीशंस होती हैं जहाँ पे दो ग्रुप से मैंने डिस्कशन चल रही थी, तो एक ग्रुप में IT को लेके बात की जा रही थी, एक ग्रुप में फार्मास्यूटिकल की एग्जांपल दी जा रही थी। तो IT की रिक्रूटमेंट भी बहुत आसान रिक्रूटमेंट नहीं होती, वहाँ पे भी रिटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है IT के अंदर।
तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की गोल सेटिंग की जब बात करेंगे, गोल के साथ अलाइनमेंट की बात करेंगे, तो दोनों की गोल्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। और ये जो की पोजीशन है जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, ये की पोजीशन के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो भी बड़े थोड़े से होते हैं, ज्यादा नहीं होते ना। इन सब चीजों को करते हुए, डील करते हुए, आपने इन सब चीजों को मद्देनजर रखना है। आपके ऑब्जेक्टिव के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके गोल्स क्या है, और आप किस तरह से इस प्रोफाइल को उससे अलाइन कर रहे हैं, राइट। आज मेरा सेशन नहीं था, इसलिए मैं जरा इस रूम में बैठा हुआ था, यहाँ पे कोई क्लास भी चल रही है, इस वजह से ज्यादा मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ कि लोग डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मंसूर साहब ने बड़ी अच्छी दो चीजें डिस्कस की हैं हमारे साथ, कि कैसे आपने मार्केट को टैप करना होता है। सो गोल अलाइनमेंट इज वन थिंग विच इज व्हेन यू हायर, जब भी आपने हायरिंग करनी है तो उसमें सबसे पहले आपने when you are doing the recruitment and when you select someone, आपने shortlist कर लिया, then you have to share your goal with the कैंडिडेट सो दैट आप एक पेज पे हो। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है दैट इज मार्केटिंग। सो मार्केटिंग एंड आउटरीच को अगर हम इकट्ठा लेके चलें तो मार्केटिंग एंड आउटरीच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप एक पोजीशन है जिसको आप मार्केट में ओपन कर रहे हैं, सो हाउ डू यू मार्केट इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। कि आपने, जैसे अभी आप ज्यादा डिस्कशन है फार्मास्यूटिकल की हो रही है, तो उस, या अगर हमारे पास और भी लोग हैं जो एजुकेशन सेक्टर से लोग हैं या आईटी सेक्टर से लोग हैं, तो जब हम उसको मार्केट करते हैं, इज जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज दैट गुड कि वो जो लोग उस फील्ड के हैं, क्या वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आउटरीच उसके बाद आता है, पहले आप अपनी पोजीशन को मार्केट करते हैं एंड देन यू आउटरीच में फिर आप मार्केट मैपिंग करते हैं और फिर आप दूसरी चीजों की तरफ जाते हैं। सो कैन एनीबॉडी शेयर एनी एक्सपीरियंस ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, जिसको हम फिर रिलेट करेंगे अपनी टैलेंट एक्विजिशन के साथ? एनीवन वांट्स टू शेयर? अच्छा, इसमें जैसे मैं आपसे जैसे कैंडिडेट प्रोफाइलिंग एंड मार्केट मैपिंग को अगर हम डिस्कस करें, तो प्रोफाइलिंग कैसे आप निकालते हैं मार्केट से? when you see that this is a specific position which is discussed and which is required and इसको आपने मार्केट भी कर दिया है, तो उसके लिए आपकी मार्केट को आपने टैप कैसे करना है? इसके लिए सबसे बड़ा होता है ये कि जैसे अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन फॉर दैट स्पेसिफिक रोल। अगर आप एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, जहाँ जो पोजीशन, अगर आपको लीडरशिप पोजीशन चाहिए तो देयर आर डिफरेंट पीपल सिटिंग ऑन दोस पोजीशंस। सो आपके पास उनके प्रोफाइल्स होते हैं, फिर आप उनको ये देखते हैं कि वेदर व्हाट आर दी पर्क्स दे आर एंजॉयिंग एंड व्हाट आर दी what are the role they are playing and उनका experience कितना है, और फिर then उनकी retention कितनी है, how long they have worked with that organization, job hopping तो नहीं करते। So all these things help you to find जो आप market mapping में आपको help करेगा। So this is one thing which is important when you go for the recruitment or talent acquisition। ये टर्म काफी न्यू है, इट्स अ न्यू टर्म जो यूज हो रही है, और इसको हम आम जुबान में इसको रिक्रूटर्स होते हैं जो ये काम आप उनको कहते हैं कर रहे होते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिक्रूटर एंड अ टैलेंट एक्विजिशन पर्सन। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस। मंसूर सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन इन दिस? मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मार्केट मैपिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तो देखिए कट थ्रॉट कंपटीशन है, आपको पता होता है मार्केट में, और आपको ये भी पता है, जैसे अभी मैं एग्जांपल हमारे एक पार्टिसिपेंट ने दी कि जी वो कहाँ से हायर करेंगे, वो सामने से हायर करेंगे, गेट से हायर करेंगे, या इस तरह की एक और कंपनी का उन्होंने नाम लिया ना। तो ये सारे लोग हमारी नजर में होते हैं, कि हमारे सामने होते हैं,
जिनको हमें फ्यूचर में प्लान करना है हायर करने के लिए, या जिसके लिए हमने सोचना है कि हमने उनको किस तरह से अट्रैक्ट करना है ना। तो फिर एक चीज है, जो कुछ एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं, जैसे आपने बताया था CSR या एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, कि हम ग्रेट प्लेस टू वर्क के अवार्ड जाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है, या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कम्युनिटी को भी इतना सर्व कर रही है, इसका मतलब है कि वो अपने एम्प्लॉय को कितना सर्व करेगी ना। तो ये रेपुटेशन और ये सारा एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के पार्ट में आ जाता है, और ये हमें हायरिंग में बड़ा हेल्प करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहाँ पे लोगों की लाइन लगी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में इन होने के लिए, प्रोसेस इंटरव्यू देने के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं अपनी बैड रेपुटेशन की वजह से वहाँ पे पोजीशन काफी अर्से खाली रहती है, वो लोग वहाँ पे अपीयर ही नहीं होना चाहते, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना ही नहीं चाह रहे होते। दिस इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि वॉलमार्ट के अंदर जॉब करना जो था ना, वो हार्वर्ड में एडमिशन लेने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है, राइट। तो इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एंग्रो है, ICA पाकिस्तान है, या और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इतने ज्यादा लोग होते हैं कि उनकी विश होती है कि उसको ज्वाइन करें। इसके मुकाबले में फार्मास्यूटिकल से ले लें या किसी भी सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन ले लें, यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉय रिटेंशन के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा होता, तो वहाँ पे पोजीशन काफी अर्सा वेकेंट भी रहती है और लोग आ भी नहीं रहते, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर ज्वाइन करेंगे भी तो 2-3 महीने बाद फिर उन्हें जॉब छोड़नी पड़ जाएगी ना। तो जब आप जॉब छोड़ते हैं 2-3 महीनों के बाद भी, तो फिर आप 3-4 महीने तो नई जॉब सर्च करने में लग जाते हैं, तो अल्टीमेटली कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, और आपका कैरियर भी कोई इतना सही रहता नहीं ना। फिर आपको लगता है जैसे आप रोलिंग स्टोन बन गए, या कोई आपने कैरियर भी अपना खराब कर लिया ना। तो इस तरह की चीजें, मार्केट मैपिंग, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी वो इनडायरेक्ट एफर्ट्स हैं जो कि हम अपने टैलेंट एक्विजिशन के अंदर फिर उसको टैलेंट को रिटेन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, राइट। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू मंसूर साहब। नेक्स्ट हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे, अभी मंसूर साहब ने बात की थी CSR की। CSR इज अगेन इम्पोर्टेंट, और उसके साथ हमारे पास वर्क लाइफ बैलेंस। सो the new thing which has come up after COVID is work-life balance. So if you want to retain the person who is there in your company, so there are different ways of doing it. Currently, जो चीज सबसे important है, that is work-life balance. People are very much aware that there should be flexible timings, there should be target-based work and remote workplaces. So and we have experienced this during COVID के इन चीजों से जिनसे हम पहले डरते थे कि शायद अगर हम ऑफिस में नहीं जाएंगे तो हमारा काम इफेक्ट होगा, इस टाइम से इस टाइम तक यू हैव टू बी देयर इन द ऑफिस। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क जिसके लिए डिफरेंट टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, बट देयर आर सो मेनी वर्क, बहुत सारे ऐसे काम है जिनको आप रिमोटली कर सकते। सो वन ऑफ द थिंग जो हमारे पास इधर IT से रिलेटेड लोग हैं, दे कैन vouch for that most of the IT work can be done remotely. Am I right? If there is somebody from IT department is here, can we do lot of work from remote places? I think Faisal is from IT, so I would suggest like him to discuss on this. जी मैम, IT का काम जो है वो काफ़ी कंपनीज इस तरह भी करती हैं कि वो फ्लेक्सिबल हो गई हैं, क्योंकि कोविड के बाद सारों ने देख लिया है कि पीपल हैव बिकम रिमोट एम्प्लॉयज एंड दे लव टू वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, जहाँ से भी ग्लोबली। तो उससे प्रोडक्टिविटी भी IT का काम ऐसा होता है ना कि कोई टाइम, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो दे आर नॉट टाइम ओरिएंटेड या टाइम बाउंड ना, तो वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, तो प्रोडक्टिविटी में कोई असर नहीं हो रहा होता है एम्प्लॉयज की। तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जांपल जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, हमारी सिस्टर कंपनी है जिनके 29-30 एम्प्लॉयज हैं, और जिसमें से सिर्फ 8-9 आते हैं ऑफिस में, बाकी सारे रिमोटली काम करते हैं। तो वी हैव पीपल इन कराची, इन लाहौर, इन गुजरात, तो वो कभी इवेंट्स में आ जाते हैं ऑफिस, अदरवाइज वो घर से काम कर रहे होते हैं और हमें कोई मसला नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सो सी would that
पॉसिबल बिफोर कोविड से पहले आपने कभी ये चीज एक्सपीरियंस की थी? आई डोंट थिंक सो वी हैव एक्सपीरियंस दिस बिफोर कोविड. सो कोविड से हमने जो चीजें सीखी उनमें से सबसे बड़ी एक चीज ये थी कि वी कैन वर्क रिमोटली to some extent in some companies, but not in all companies. Like those who are here from education sector, of course they cannot, because there are specific timings for these schools and universities and colleges. जो specific time पे start होते हैं, specific time पे खत्म होते हैं, so they cannot work remotely. They have to be present there. But during COVID, they also worked remotely, but times flexible timings नहीं हो सकते. So this is one thing which is important, or people and the world is going towards work-life balance. Work-life balance में फिर what companies are providing, जब हम benefits की बात करते हैं, तो what benefits the companies are providing? If they want to give you a good work-life balance, are they providing you some benefits on your vacations, or are they providing some health related things, को health employee well-being के लिए कुछ कर रहे हैं, yeah, if there are any sessions which they are doing and which they are providing. So such kind of things help the employees to be engaged with that company, which help the retention. So now come to the last part of today's presentation, that is how to retain and how it works. इसके ऊपर now we are going to have a short activity. What I would like you to do is, आप लोगों ने जिस पोजीशन के लिए पहले हायरिंग का एक मैकेनिज्म बनाया, लाइक एक ग्रुप ने फार्मास्यूटिकल के लिए हायरिंग की और एक ने आईटी के लिए की. सो नाउ आई वुड लाइक यू टू मेक अ फ्रेमवर्क बाय टुडेज डिस्कशन, दैट आपने टैलेंट तो देख लिया, कैसे हमने हंट करना है, कैसे उसको निकाल के हमने हायर करना है. नाउ यू हैव हायर्ड दैट पर्सन. Now for retention of that person, what would you do? Because आप भी उसको कहीं से तोड़ के लेकर आए, तो कोई और भी उसको तोड़ सकता है. So what strategy you are going to use that person will retain and would remain happy in the company? So let's discuss on that. Mansoor sir, can we break this in rooms? जी मैं बनाने लगा हूँ 2 ब्रेकअप रूम्स जो और उसके अंदर हम आपस में बात करेंगे. Yes, we are going to discuss for 10 minutes in the breakup rooms, and then we are going to join that. Sure. मैं वैसे भी इसी पे काम करना
जी अब सब लोग मेन चैट वापस आ गए हैं। Thank you for joining back. So we have a good discussion in the room in which I was, and there was a good strategies they were discussing for retention. So let's talk to the other group from Aisha. Would you like to let me know what was the discussion in your room and what was the findings? मैम जो फार्मास्यूटिकल साइड है उसमें जो रिटेंशंस होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। ईयरली रिटेंशंस तो अलग होती हैं, मगर जो हम मिड ऑफ द ईयर भी रिटेंशंस दे देते हैं वो डिपेंड ऑन कि अगर हमने कोई जॉब ऑब्जेक्टिव्स दिया है। पहले तो हमारे एयर स्टार्टिंग में हम जॉब ऑब्जेक्टिव देते हैं, लाइक 2023 में हमने कोई ऑब्जेक्टिव्स दिया होगा, उसकी रिटेंशन पे हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लाइक इफ वी हैव अचीव दैट टास्क, हमें डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स मिलते हैं, लाइक बोनस मिलता है हमें। वो ईयरली बोनस से बिल्कुल ही अलग होता है, जो हमें एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा होता है। कभी कभार हमें जैसे अगर हमने कोई टास्क अचीव किया है और सामने मैनेजमेंट को लगता है कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये लीडरशिप कर सकता है या ये इस चीज को अचीव कर सकता है, इसको स्किल की नीड है, तो हम उनको आउटसोर्स से ट्रेनिंग भी कराते हैं विथ फुल पेमेंट। मतलब हमारी कंपनी की तरफ से फुल पेमेंट हो जाती है और फिर उसको जाके सिर्फ ट्रेनिंग करनी होती है। जैसे अभी हमने अपनी एक कैंडिडेट को एक्सटर्नल ऑडिटर का कोर्स कराया है टीवी ऑस्ट्रिया से। उसकी क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसी थी, क्योंकि वो इंटरनल ऑडिटर है हमारी, तो हमने उसको एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर हमने उसको एक ट्रेनिंग कराई है, जो उसने टीवी ऑस्ट्रिया से कराई है हमने उनको। और वो उसकी सारी पेमेंट, सारे जितनी भी उसके एक्सपेंसेस थे वो कंपनी ने किए, यहाँ तक कि उसको पिक एंड ड्रॉप देना, उसको जितनी भी फैसिलिटीज देनी थी सब कंपनी ने किया है। उसके अलावा जो टीम वर्क भी रिवॉर्ड्स होता है, लाइक अभी हमने अवेरिंग से यही डिस्कस किया था कि हमने टीम रिवॉर्ड्स भी हमारी कंपनी में होते हैं। लाइक अभी हमने टीम रिवॉर्ड्स दिए थे अपने स्मॉल ग्रेड ऑफिसर्स को सारे, कि इनकी टीम, इनकी एफर्ट्स के बिना मैनेजर्स या सीनियर लेवल कुछ नहीं कर सकता। ये हमारी कंपनी में होता है कि लाइक जूनियर लेवल के बिना सीनियर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सीनियर जूनियर को इन्फॉर्म करता है तो जूनियर अपने हाथ से काम करते हैं या उसको टीम बिल्टअप करते हैं। तो टीम वर्क के लिए हमने अवार्ड्स दिए हैं, लाइक कैश अवार्ड्स, तो इस तरह के। ठीक है, वेरी गुड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, तो हमने जो चीजें डिस्कस की हैं कि एक ग्रुप ने ये डिस्कस किया कि उन्हें फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स जो है वो सूट करते हैं, एंड जिसे आप कहते हैं कि फ्लेक्सिबल आवर्स हो गए, और एनवायरनमेंट ऐसी हो गई जो फ्लेक्सिबल हो, एंड सच थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम देन, जैसे आप वर्क लाइफ बैलेंस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम. But when you talk, when in your group, you talk very strategic things that you want to retain the people through benefits, you want to retain the people through engagement. So there are different ways of doing it. And this makes us understand that one strategy cannot be applied to all companies. So every company and every job has a different role, and to retain the right person has different strategies to work on. तो हमें जब जो upcoming generations है, when you talk about them, they might be looking for क्या उसे कहेंगे कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के लिए करेंगे, और उनके लिए शायद देयर ओन specified places or specified areas are more important. So this is where we have to decide, and we have to strategize that these are the areas on which we have to work to retain the right person. So I would like suggest, I would request Mansoor Saab to conclude today's session
because my laptop's battery is going to die, Mansoor Saab, and I don't have a charger with me. So if it closes down, then you have to close down this session. So if you have any questions, let's take the questions, and then Mansoor Saab can add his own comments in the end, because my laptop is going to die in a while. जी थैंक यू वेरी मच। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पहले जनरली ना इसको पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के नाम से समझा जाता था, अंडरस्टैंड किया जाता था, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं, एचआर भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इसको फिर हमने टैलेंट एक्विजिशन और रिटेंशन के नाम से रख दिया है। तो एक्विजिशन के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है, एक्वायर करना पड़ता है, अट्रैक्टिव होना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्टिव करना पड़ता है, कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना पड़ता है ना, तो एक्विजिशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर जाहिर है, फिर अब कुछ जगहों पे एक्विजिशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट के नाम से भी बात की जाती है ना, तो रिटेन रिसोर्स तब भी होगा जब आप रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं, रिसोर्स की डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं ना, तो रिटेंशन के साथ साथ जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत सी जो मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एम्प्लॉय तभी रिटेन करता है जब उसको अपनी ग्रोथ नजर आ रही होती है और उसको लग रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पेस के साथ उसका पेस मैच कर रहा है और फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए फ्यूचरिस्टिक है। तो ये जरूरी है। कुछ जगहों पे लोग कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं और कंफर्ट जोन के चक्कर में रहते हैं, लेकिन जो जैसे हमने प्रीवियस अपने सेशन में बात की थी, मिलेनियल्स की बातें की थी, जनरेशन Z की बात की थी, या इस तरह की और लोगों की बातें की, तो वो अब इन लोगों का ये कंफर्ट नहीं है कि ये बस सुकून वाली जॉब कर रहे हो, बस ये जहाँ पे इन्होंने जॉब शुरू की वहीं पर रिटायरमेंट ले लें, ठीक है, और उसके बाद घर चले जाए ना, ये नहीं होता। अब रिटेंशन के लिए स्ट्रेटेजीज डिफरेंट करनी पड़ती है। मैं अभी प्रीवियसली एक सेमिनार में था, वहाँ पे डिस्कशन थी रिटेन करने के लिए, और मैंने ग्रुप में भी अभी एक रूम में मैं था ना, तो वहाँ पे भी मैंने बात की कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिटेन करने के लिए रखा हुआ पुराना तरीका कार था जी, मेडिकल दे दें और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे दें, जैसे बच्चों की एजुकेशन की बात कर लें, बच्चों को एजुकेशन दे देंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया, तो पुराने जमाने की बातें हैं, तो वहाँ बड़ी फर्म थी, तो उन्होंने क्या रखा हुआ था टूल कि जी आप जॉब कर रहे हैं, तो जब आपके बच्चे मैट्रिक को क्रॉस करेंगे तो जितना भी एजुकेशन का एक्सपेंस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन बेयर करेगी ना। अच्छा, एक ये छोटा सा टूल है, और ये एक तरह की वो था नशा भी समझने के। लोग रिटेन हो गए, वो लोग भी रिटेन हो गए जिनकी शादियां भी नहीं हुई थी, ठीक है, इस चक्कर में किसी हमारे बच्चे होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन इनको एक्सपेंस बियर करेगी ना। इसी तरह हम देखते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है। अब हम में जवान लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, वो बेचारे सारा साल बीमार ही नहीं होते, ठीक रहते हैं, लेकिन उस चक्कर में वो पुराने जमाने में रिटेन रहते थे ना कि जी चलो जी रिटेन करेंगे। तो ये अब जो नई जनरेशन आ गई है ना, वो जो मिलीनियल्स हैं या वो इन चीजों की परवाह नहीं करते, ठीक है, वो देखते हैं कैरियर ग्रोथ क्या है, उनकी डेवलपमेंट क्या है। जी बोलिए। सर इसमें ये जो हमारी पहली जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसमें एम्प्लॉय तोड़ने की बात थी ना, कि टू एंगेज अनदर पर्सन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो सर इसमें जिस तरह हमारी मेडिकल इथिक्स होती हैं, इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स भी होंगी ना, तो वो किस तरह मतलब हम उसको गेज करेंगे कि मतलब फॉर एग्जांपल इफ एन ऑर्गेनाइजेशन is doing such kind of activities, तो उनकी स्टैंडर्डाइजेशन पे या उनके वो ब्रांडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता? अब देखिए, दिस इज अ कट थ्रॉट कंपटीशन। हम आपको एक तो देखिए कुछ एथिक्स होती हैं जो रिटेंशन में, और आप जब साइन करते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक नोटिस पीरियड दिया जाता है ना, वो आपने साइन किया होता है, और हर बंदे के पास इंडिपेंडेंस है, वो कहीं भी चला जाए। तो हम जो तोड़ते हैं तो वो ये नहीं करता कि वो कोई किसी को टेरिफाई करके तोड़ के लेके आते हैं, वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसको बेटर अपॉर्चुनिटी देते हैं, फिर कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। समटाइम ऑर्गेनाइजेशन वापस रिटेन कर लेती है कि उसको नहीं और अच्छी ऑफर करके ना, क्योंकि रिसोर्स वैल्यू रिसोर्स की है। अब रिसोर्स की प्राइस है और वो कितना ज्यादा अवेलेबल है। अगर बहुत ज्यादा रिसोर्स उस सेगमेंट में अवेलेबल है तो फिर तो इतनी वैल्यू नहीं होती ना, सप्लाई एंड डिमांड की बात होती है। तो अब बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये है कि वहां पे भी रिटेंशन करना, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सक्सेशन प्लानिंग चल रही होती है ना, लीडरशिप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब HR प्रोफेशनल हम लोग हैं तो हमें चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा ये कि सेकंड टीयर की जो लीडरशिप है उनको डेवलप करके रहना चाहिए, ठीक है। अगर एक आदमी चला जाए तो हमारा टैलेंट पूल, एक्सटर्नल टैलेंट पूल भी हमारे पास हो, इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी टैलेंट पूल हमने डेवलप किया हो,
सक्सेशन प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से। अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम अपलिफ्ट कर दें, नहीं किसी को प्रमोट कर दें, वहां फिर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर बाहर से आपको लेके आना पड़ेगा ना। तो अब बिजनेस एथिक्स में ये चीजें नहीं है। ठीक है, आपने नोटिस पीरियड दिया, अगर आपका नोटिस पीरियड 1 ईयर का भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है, कुछ में 3 महीनों का भी होता है, तो या कोई आपने बाउंड साइन किया हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप वो पूरा करें या उसकी प्राइस पे करें और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर जाएं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी चक्कर होता है, बिजनेस एथिक्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने लिखा होता है कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन का बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाएगा। क्यों? ड्यू टू बिजनेस सीक्रेट। सेम बिजनेस की स्ट्रीम होती है, कंपटीशन होता है, ठीक है, तो उन्होंने ये, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के आपस में एक ट्रेडिशन भी होती है, रवायत भी होती है, और एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बंदा अगर छोड़ के जाएगा, स्विच करेगा, तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, ये चीजें, ये नॉर्म सेट की होती है प्राइवेट सेक्टर में, और लोग इस पे बिलीव भी करते हैं, लोग इस पे करते भी हैं। फिर उस पे जब लेना जरूरी पड़ जाए और इम्पोर्टेंट हो, तो फिर लोग को इस तरह स्विच करते हैं कि जी उधर से छोड़ के गए, कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, फिर वहां से लेके वापस आ गए ना। तो इस तरह की एग्जांपल्स भी मौजूद हैं इसी सेक्टर के अंदर। तो बिजनेस एथिक्स का तो ख्याल करते हैं, और ग्लोबली ये ट्रेंड है कि हर बंदा इंडिपेंडेंट है, वो कहीं पे भी जा सकता है और कहीं पे भी बार्गेन करके या बेटर फ्यूचर के लिए वो जॉब स्विच कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा कल्चर और है, वहां पे लोग स्विच करने का सोचते नहीं, या उनका मूड नहीं होता। मैं अपनी छोटे भाई की मिसाल देना चाहूंगा कि वो ही वाज इन सुई नॉर्दर्न गैस, केमिकल इंजीनियर है। सुई नॉर्दर्न गैस में उसको जॉब मिल गई, स्टार्ट उसने वहां से किया, लेकिन वो बिलोंग करता था जनरेशन जो थी मिलीनियल्स से, ठीक है। सुई नॉर्दर्न गैस में जॉब मिल गई, अब उसको सब लोग यही समझ रहे थे, अज्यूम ये कर रहे थे कि यार ये यहाँ से हायर हुआ है, रिटायर्ड भी यहीं से होगा, और लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये अगर कैरियर इसी में रखेगा तो जीएम तक चला जाएगा, जो हाईएस्ट लेवल का उसकी पोजीशन थी। लेकिन क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन वहां नहीं हो रही थी, 2-3 साल उसने सर्व किया, उसे ग्रोथ नजर नहीं आई, तो सुई नॉर्दर्न को छोड़ के वो पार्को से ज्वाइन कर ली। ठीक है, सुई नॉर्दर्न में वो सिफारिश पे गया था, वो कुछ रिसोर्स की वजह से गया था, वो उस जॉब को छोड़ के ग्रोथ की वजह लिए सिर्फ और सिर्फ वो पार्को, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक जस्ट लाइक प्राइवेट, तो उसने वहां ज्वाइन कर लिया। और लोग करते हैं इस तरह से, अब लोग रुकते नहीं है इन चीजों की वजह से कि बस इसी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहना है। और क्योंकि आपका पोटेंशियल जो है वो हो सकता है उसको एक्सप्लोर करने का मौका ही ना मिले, वो एनवायरनमेंट ही वहां पे क्रिएट ना हुआ हो जो आपको आगे लेके जाने वाला हो ना। तो इस पे भी सोचने की जरूरत है। अब पर्सपेक्टिव चेंज हो चुके हैं, लोग जॉब के साथ इतना ज्यादा स्टिक नहीं करते, लोग चले जाते हैं, स्विच कर लेते हैं अपने कैरियर के लिए, अपना जो उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है ना, राइट। जी, कोई और बात करना चाहे, कोई कमेंट देना चाहे तो आप बात कर सकते हैं प्लीज। और कोई क्वेश्चन? अच्छा फैसल, मैं आपसे एक छोटी सी, मैंने बहुत से रिक्रूटर्स को भी देखा, एचआर कंसल्टेंसी फर्म से भी मेरी इंटरेक्शन हुई, आईटी फर्म से भी मेरी बात ही चलती रहती है, आईटी फर्म बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अभी भी मेरी एक प्रोजेक्ट के लिए बात चल रही है। तो आईटी के अंदर जो रिटेंशन है वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मुझे बताइए कि आप किस तरह से इसको कोप अप करते हैं आईटी के अंदर लोगों को रिटेन करने के लिए। जी फैसल। जी कैसे कोप अप करते हैं? वेल द थिंग इज इट रियली डिपेंड्स। एक तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हर एक बंदे का ना बैकअप कोई ना कोई हो मौजूद, लेकिन समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता है। वो एक ऐसी लुक्रेटिव ऑफर आती है ना, एक काउंटर ऑफर आती है एक किसी और कंपनी से, तो वो एट द एंड ना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए रिटेन करना। अभी वैसे रिसेंटली हमने 2-3 लोगों को रिटेन किया है, अच्छे उनकी सैलरीज बढ़ा के। और एक प्रीवियस केसेस तो ये भी रहे हैं कि हमने एक एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए बिकॉज ही हैड सम फैमिली इश्यूज, तो वी इवन पेड फॉर हिज सिबलिंग्स यूनिवर्सिटी फी। तो ये वी हैव टू थिंक क्रिएटिवली एंड गो आउट ऑफ द बॉक्स समटाइम्स ना। मतलब हमने वो, हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो की रिसोर्स होता है ना, जिसने इतनी वैल्यू क्रिएट की हुई होती है विद इन द टीम, वो ना जाए छोड़ के। तो इस तरह की चीजें हमें करनी पड़ती हैं, दे बिकम वेरी चैलेंजिंग। आजकल तो हर कोई जर्मनी जा रहा है। यस। या वो दैट हैज बिकम वेरी वेरी चैलेंजिंग।
जी जी, ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है इस तरह से ना। हमारे पास भी आईटी के लोग थे, तो हाँ, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसमें आईटी वालों को साल में 2 दफा इंक्रीमेंट लगते थे। तो मैंने ये भी सुना हुआ था, मैं मार्केट रिसर्च की, तो बहुत सी जो आईटी फर्म्स हैं टॉप टीयर्स में, वो अपने लोगों को 3-3 4-4 महीने बाद भी इंक्रीमेंट देती हैं। बिल्कुल, पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो क्वार्टरली रिव्यू होता था और 6 मंथ बाद इंक्रीमेंट लगता था ना, तो अब हमने रिव्यू और इंक्रीमेंट 6 मंथ बाद ही कर दिया है, दिस इज ट्रू। और फिर रेफरल बोनस भी देते हैं। कुछ आईटी कंपनी जो है वो सेम सैलरी देती हैं, अगर कोई एग्जाम्पल 1 लाख पे बंदा आए तो जो बंदा उसको रेफर करे उसको भी 1 लाख रुपए देंगे एज रेफरल बोनस। तो जी हमने जी, भी रखा हुआ है रेफरल बोनस। आई थिंक इट इज ओनली इन द आईटी सेक्टर, मतलब मैंने तो कभी सुना नहीं था कि इस तरह भी होता है। मैंने रेफरल पहले बोनस। डिफरेंट कंपनीज में काम किया हुआ है, तो वहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी इस तरह की चीज़ों की। तो ये चीजें करनी पड़ती हैं हमें। ये अच्छा, एक और जो हमने शायद डिस्कशन में भी नहीं आया ना, एक बड़ा रिटेन करने का एक बड़ा टूल अभी ग्लोबली यूज किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल यूज करती है अक्रॉस द वर्ल्ड ना, जो इन प्रैक्टिस है, वो ये करती है कि स्टॉक ऑप्शन दे देती हैं अपने एम्प्लॉयज को ना, शेयर्स दे देती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के। वो शेयर्स जो होते हैं सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मेच्योर होना होते हैं, और बड़ी उनकी हाई वैल्यू होती है। जब मेच्योर 5 ईयर्स के बाद, 7 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद वो शेयर्स मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी मेच्योरिटी पीरियड इतना होता है, और वो अच्छे खासे शेयर होते हैं और अच्छा खासा वैल्यू होती है। आप समझ लें कि डिपेंड करता है कि उनके शेयर की वैल्यू ग्लोबली मार्केट में क्या है ना, तो वो समटाइम 40-50 लाख रुपए या इस तरह भी हो जाता है। तो ये भी स्ट्रेटेजी यूज की जाती है कि इसको कहते हैं स्टॉक ऑप्शन, यानी इक्विटी में शेयर करवा देना। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो मेरी डिस्कशन हुई आईटी फर्म से या स्टार्टअप्स के साथ में, स्टार्टअप का भी ये बड़ा मॉडल है कि वो क्या करते हैं, जब उनको रिटेन करना होता है, लोगों को रिटेन करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो वो क्या कहते हैं, इक्विटी में शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। इक्विटी में इनके आपको उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10% का ऑनर बना दिया, 20% का ऑनर बना दिया उनको, ठीक है। इक्विटी शेयर करने के साथ क्या होता है, ओनरशिप आ जाती है जो एम्प्लॉय है, क्योंकि उसे पता है कि अब तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं मालिक हूँ, इसका ऑनर हूँ, 20% इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक मैं हूँ, ठीक है, 10% मेरा रोल के हिसाब से या वैल्यू के हिसाब से ना, तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये भी एक एज अ टूल यूज किया जाता है कि आप उसके साथ पार्टनरशिप कर जाते हैं, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप नहीं करेंगे ना, तो अल्टीमेटली उसने स्विच कर जाना है, आपको फिर रिसोर्स नया हायर करना है, उस रिसोर्स ने कंपेटेबल भी होना है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को समझना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है, उसकी भी एक कॉस्ट है। तो ये भी एक टूल यूज किया जाता है। ये जो दो मैंने चीजें आपको बताई हैं, तो ये एक ट्रेंड है स्टार्टअप के ऊपर, कि यह जो कैपिटल वेंचर्स के नाम से स्टार्ट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और कुछ फ्लॉप भी हुए हैं, कुछ कामयाब भी हुए हैं, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेंड है, और इस तरह भी है कि आईटी कंपनीज के अंदर भी ये चीजें चल रही हैं। जी, और लोग कोई अपनी बात करना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि वो कैसे रिटेन करते हैं लोगों को। जी, चलें, थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमारे साथ थे आज के सेशन में, और इसमें आप अपनी रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा करें और रिसर्च करें, ग्लोबल ट्रेंड जो है उनके ऊपर देखें, और एक जो एस्पेक्ट है टेक्निकल रिक्रूटमेंट, उसको थोड़ा स्टडी करें। अभी एक और स्ट्रीम भी आई, आज इसकी प्रेजेंटेशन में 2-3 एड्स दिखाए थे ना आपको, एक गवर्नमेंट सेक्टर का भी एड था नेशनल बैंक का, और प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ जॉब एडवर्टाइजमेंट दिखाई थी। एड दिखाने का मकसद ये था, जॉब एडवर्टाइजमेंट दिखाने का मकसद ये था कि आप समझ सकें कि टैलेंट एक्विजिशन कितना बड़ा सेगमेंट है, और टैलेंट एक्विजिशन के अंदर भी जाके ना कैरियर की ग्रोथ और डेवलपमेंट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में, नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर में है, लेकिन अब पहले क्या होता था, सॉरी, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक एचआर मैनेजर होता था, 2 असिस्टेंट उसके साथ होते थे, एक असिस्टेंट होता था, उन्होंने हायर करना होता था, उन्होंने रिक्रूट करना होता था, उन्होंने सेलेक्ट करना होता था। लेकिन अब चीजें चेंज हो चुकी हैं, टैलेंट एक्विजिशन जो है बेसिकली टेक्निकल हो चुका है ना, स्ट्रेटेजिक, ये रोल भी स्ट्रेटेजिक लेवल का रोल है, और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के अंदर इस रोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कि किस तरह से उसने कॉन्टिन्यूस सप्लाई मेंटेन रखनी होती है, बीइंग अ टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर या टैलेंट एक्विजिशन एग्जीक्यूटिव। तो इस रोल को समझने की जरूरत है, और इस रोल की बड़ी वैल्यू है ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड।
मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, इवन आप पाकिस्तान में रह के अमेरिका के लोगों के लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है, एज अ टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर या टैलेंट एक्विजिशन एग्जीक्यूटिव, और टेक्निकल रिक्रूटिंग भी कर सकते हैं, और बड़ी वेल पेइंग जॉब है ग्लोबली, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, टैलेंट एक्विजिशन को और रिटेंशन को, इसकी स्ट्रेटजीज को। तो फिर मैं आपके साथ जो आज का है मटेरियल, ट्रेनिंग मटेरियल, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, सेशन है, वो उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। कल दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नई डिस्कशन के साथ। और कल हमारा टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू लीडरशिप डेवलपमेंट, मोस्ट प्रोबेबली वही होगा। और जॉन मैक्सवेल टीम के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर जेम्स लिटन, वो उस सेशन को फैसिलिटेट करेंगे। राइट, और जॉन मैक्सवेल को लीडरशिप के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड लीडरशिप के अंदर गुरु समझा जाता है, और दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनके अंदर जॉन मैक्सवेल के ही कोर्सेज इम्प्लीमेंटेड हैं, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड है। राइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड। फिर बात होती है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। जी, अल्लाह हाफिज।